हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एनपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 में हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से गद्य खंड और काव्य खंड को पढ़ा। तो आज हम लोग कृतिका से पाठ 2 क्या है, प्रकरण है मेरे संग की औरतें। प्रकरण क्या है? मेरे संग की औरतें। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये लिखा किसके द्वारा गया है? इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। और ये क्या है? मेरे संग की औरतें क्या है? कहानी है कि आत्मकथा है कि क्या है, बताइए। जिस प्रकार से गद्य में, काव्य में अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कविता है, गीत है, गजल है, साखी, रमैनी, सबद, चौपाइयाँ, वाक तो अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है। तो ये सभी काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं, काव्य की विधाएं हैं। इसी प्रकार से गद्य की भी बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे नाटक है, निबंध है, कहानी है और जीवनी है, आत्मकथा, संस्मरण, ठीक है, रिपोर्टाज है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मेरे संग की औरतें, इसको मृदुला गर्ग ने लिखा है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण किसको कहते हैं? हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनको जब हम अपनी यादों से निकाल कर किसी पन्ने पर लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, उनको सजीव रूप प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है, किसी चीज को याद करके जो लिखा जाता है उसे ही संस्मरण कहते हैं। तो चलिए अब आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस संस्मरण में मृदुला गर्ग ने क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, मृदुला गर्ग ने इसमें अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनके परिवार में जितनी भी औरतें रहती हैं उनके साथ, जैसे उनकी नानी, दादी, परदादी, माँ और बहनें, जितनी भी औरतें रहती हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने इस संस्मरण में बताया है। उनके साथ मतलब जितनी भी औरतें मृदुला गर्ग के घर में रहती हैं, उनके साथ उनके संबंध कैसे होते हैं और क्या क्या वो उनसे सीखती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बताती हैं, इन्हीं सब का वर्णन इन्होंने किया है। और याद रखिए, इस तरह के पाठ जब आते हैं तो इन्हें बहुत बड़ा लिखा जाता है। जो संस्मरण है, जब इस चीज़ को हम लोग याद करके लिखते हैं तो लिखते लिखते बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे 7 या 8 पेज में दिया हुआ है। इस कहानी को पढ़िएगा, संस्मरण को, तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस संस्मरण में जितने भी नाम आए हुए हैं, नानी, दादी और बहनों के, ये और जो भाई हैं जिनका भी नाम आया हुआ है, ये सभी नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जब आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा तो इस कहानी को जब आप पूरा पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे।
ऐसा मत सोचिएगा कि कहानी है तो केवल प्रश्नोत्तर पढ़ने से ही हम लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो पाठ के अंदर से आते हैं। इसलिए आपको ये संस्मरण पूरा पढ़ना पड़ेगा और जितने भी नाम दिए गए हैं उनको भी अच्छे से याद करना होगा। तो चलिए देखिए, इसमें मृदुला गर्ग के परिवार में कितनी औरतें हैं जो साथ साथ रहती हैं। जैसे मेरे संग की औरतें, उनके संग कितनी औरतें रहती हैं, दादी, नानी, परदादी, बहन। तो इन सब के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। उनके साथ इनके रिश्ते कैसे होते हैं, उनसे इन्होंने क्या क्या सीखा, ठीक है, एक एक चीज इसमें उन्होंने बताया है। तो इस तरह के पाठ जब भी लिखे जाते हैं बहुत बड़े लिखे जाते हैं, लेकिन उसका एक ही अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये अंश, इस तरह के अंश जब आते हैं तो पाठ अधूरे ही दिखाई पड़ते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इस पाठ को इन्होंने अपनी नानी के साथ शुरू किया। मतलब पहली औरत घर में नानी, वहाँ से इन्होंने शुरू किया, नानी के साथ शुरू किया। और इस पाठ को आप लोग एकदम अच्छे से सावधानी पूर्वक समझते चलिएगा। चलिए अब कहानी को देखते हैं। पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, इसके सारांश को बता रहे हैं, आप लोग अपनी पुस्तक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ सुना था अपनी नानी के बारे में, कि लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ सुना था, क्योंकि यही संस्मरण है, याद करके वो लिख रही हैं। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी, ठीक है। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे। तो प्रश्न आपका बन सकता है कि लेखिका के नाना कौन से विद्यालय से पास किए थे, तो आप लोग उत्तर देंगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और देखिए, नानी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नानी जो थी वो परंपरावादी थी, पुराने दृष्टिकोण की, अनपढ़ थी, और जो नाना थे वो बहुत पढ़े लिखे और विदेशी शान शौकत वाले व्यक्ति थे, लेकिन नानी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंप दी। उस समय पर्दा प्रथा भी थी, लेकिन नानी की तबीयत जब खराब हुई तो उन्हें अपनी पुत्री, मतलब कि लेखिका की जो माँ होती हैं, तो नानी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने पति के भरोसे नहीं छोड़ा। उनके नानी के पति के एक मित्र होते हैं जिनका नाम रहता है प्यारे लाल शर्मा, वो एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनसे उनके ऊपर सौंपती हैं। तो पर्दा प्रथा होने के बाद भी जब नानी अपने पति से कहती हैं कि आप अपने मित्र को बुला लाइए, तो उनके पति अपने मित्र को बुला लाते हैं। तब नानी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती हूँ। तो उस स्वतंत्रता सेनानी से कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपकी है, आपको एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढना होगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी। अतः लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो गई। वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए असहनीय थी। मतलब वो देखने में वो भारतीय जैसी नहीं लगती थी,
वो स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, इसलिए खादी, पहले खादी के ही वस्त्र चलते थे, तो खादी की साड़ी पहनती थी जो उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार को, बच्चों के खाना वाना में ध्यान नहीं देती थी। जो लेखिका की माँ थी वो स्वतंत्रता सेनानी की तरह थी। उनके अंदर देखने में वो भारतीय जैसी नहीं लगती थी। जैसे भारतीय नारी जो होती है अपने घर परिवार में अच्छे से रहती है, सबका ध्यान देती है और खाना बनाती है, तो लेखिका की माँ ऐसी नहीं थी और खादी की साड़ी पहनती थी। उनका रहन सहन एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह होता था। वे घर परिवार में बच्चों का ध्यान भी नहीं देती और उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके अंदर दो मुख्य बातें थीं जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। पहला, कभी झूठ न बोलना, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। तो इसी कारण उन्हें घर में आदर और सम्मान मिलता था और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। दो महत्वपूर्ण बातें उनके अंदर थीं। लेखिका की परदादी जो थी, लेखिका की परदादी मतलब लेखिका की कौन थी वो? लेखिका की परदादी। उनको लीक से हट कर चलने का बड़ा शौक था। लेखिका की दादी परदादी लगेंगी, ठीक है। तो उनको, वो अलग ही स्वभाव की महिला थी, उनको लीक से हट कर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर जाकर यह विनती की कि उनकी बहू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। तो उनकी यह बात सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़े। ईश्वर ने घर में उनको एक क्या 5-5 लड़कियां भेज दी। उनके घर में ईश्वर ने 5 कन्याएं भेजी। एक बार घर के सभी लोग घर के बाहर एक बारात में गए थे। एक बार की बात है, घर के सभी लोग घर के बाहर कहीं बारात में गए थे और वहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा था और घर में जागरण भी हो रहा था। तो लेखिका की जो दादी रहती हैं वो शोर की वजह से अपने कमरे में न सोकर बगल के कमरे में जाकर सो जाती हैं। और जब वो सो जाती हैं तभी क्या होता है, एक चोर आता है और वो दादी के कमरे में घुस जाता है। और जैसे ही वो दादी के कमरे में कूदता है वैसे ही दादी की नींद खुल जाती है, परदादी की नींद, ठीक है, खुल जाती है नींद। और वो पूछती है कि तुम कौन हो? तो चोर कहता है मैं चोर हूँ। तो परदादी कहती हैं कि जाओ, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कुएं से एक लोटा पानी लेकर आओ। तो चोर कहता है कि चोर पर इतना विश्वास, मैं पानी नहीं ला सकता। तो परदादी डांटती है, कहती है कि नहीं, तुम्हें काम करना ही होगा, जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो चोर जाता है और कुएं से एक लोटा पानी लाकर उनको दे देता है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है, उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के जिद के आगे चोर को भी झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया। दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा जो पानी बचा था वो चोर को पिला दिया और कहा, अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। तो उनकी बात मानकर चोर चोरी करना छोड़कर खेती करने लगता है। चोर भी जो है दादी की बातों से सुधर जाता है। दादी आधा लोटा पानी पी लेती है और आधा लोटा पानी चोर को पिला देती हैं और कहती हैं कि आज से हमारे बीच एक संबंध बन गया है, माँ और बेटे का रिश्ता बन गया है। तो अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो, अब हम लोग माँ और बेटे हैं। तो चोर सुधर जाता है और वो चोरी करना छोड़ देता है और खेती करने लगता है।
फिर देखिए, लेखिका की जो बहनें थी उनमें कभी भी हीन भावना नहीं आई कि वे लड़की हैं। वे लड़की हैं इसलिए उनके अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आई। तो कितनी बहनें थी? 5। जो पहली लड़की थी उसका नाम था मंजुला भगत और दूसरे नंबर की लड़की खुद मृदुला गर्ग थी। इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा कि 5 लड़कियां थी। पहली लड़की का नाम मंजुला भगत और दूसरी लड़की मृदुला गर्ग स्वयं ही थी और इनके घर का नाम उमाध्य था। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए। पहली लड़की कौन थी? मंजुला भगत। इन नामों को याद करना पड़ेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। मंजुला भगत और दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग और इनके एक घर का भी नाम था जो कि उमाध्य था। क्या नाम था? उमाध्य। और तीसरी लड़की का नाम था चित्रा और चौथी लड़की का नाम था रेणु। इस ड़ को हम न भी पढ़ सकते हैं, रेणु भी बोल सकते हैं। और 5वीं लड़की कौन थी? अचला। 5 बहनें थी और फिर एक भाई रहता है। इसके बाद एक भाई रहता है जिसका नाम होता है राजीव। ये कौन रहता है? भाई। ठीक है, इन नामों को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जब बनेगा तो ये नाम आपसे पूछा जाएगा। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। ये 5 बहनें हैं, ये एक भाई राजीव है और मृदुला गर्ग जो लेखिका हैं मेरे संग की औरतें संस्मरण की, ये दूसरे नंबर की हैं। आगे देखिए, लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखती थी। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। इस ड़ को हम रेणु भी बोल सकते हैं। न क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस ड़ में न छुपा होता है। रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। पैदल चलकर ही पसीने से तर हो जाती थी। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। सामंतवादी, इसका क्या मतलब होता है? किसी पर शासन करता है उसे सामंतवादी बोलते हैं। ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह BA पास करना भी जरूरी नहीं मानती थी। लेखिका की तीसरी बहन जो थी चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती थी, इसलिए और बच्चों से उसके अंक जो है वो कम आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था और ऐलान कर दिया था कि जब मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, और उसकी शादी हो भी जाती है। ठीक है, उसकी शादी उसी लड़के से हो भी जाती है। इसके बाद जो अचला रहती है, ये 5वें नंबर की सबसे छोटी बहन होती है, छोटी लड़की। तो ये पत्रकारिता और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होती है। उसकी ये छात्रा होती है। उसने अपने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और उसे लिखने का शौक था। जो अचला होती है वो अपने पिता के पसंद के लड़के से शादी करती है और उसे लिखने का बहुत शौक होता है। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया था। मतलब सभी की जब शादी हो जाती है तो वो लोग अपने जीवन का निर्वाह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा ले जाते हैं।
फिर देखिए क्या होता है, लेखिका शादी के बाद, लेखिका मतलब ये जो मृदुला गर्ग होती हैं लेखिका, ये शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। इन नामों को आप लोग याद कीजिएगा। बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे वागलकोट में भी रही। तो इन नामों को याद करिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे तो यही सब आपको उत्तर देना होगा। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे, और वहाँ पर पढ़ने के बाद भिन्न भिन्न शहरों में जाकर बच्चे विद्यालयों में दाखिला भी लेते थे। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती हैं। लेखिका स्वयं की अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थी। जो लेखिका की छोटी बहन रेणु थी, चौथे नंबर वाली, तो ये लेखिका रेणु से अपने आप को कम समझती थी। इसके बाद देखिए, वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में, दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में क्या होता है, बहुत तेजी से बारिश आती है। जैसे 9 इंच तेज बारिश होती है, चारों तरफ पानी भर जाता है और रेणु की बस स्कूल से नहीं आती है। तो सब बोलते हैं कि आज स्कूल बंद है क्योंकि बारिश हुई है बहुत तेज। तो रेणु इस बात को नहीं मानती, ठीक है, इस बात को रेणु नहीं मानती, और वो अपनी धुन की पक्की होती है और 2 मील पैदल चलकर देखती है कि हाँ स्कूल बंद है, तभी वो इस बात को मानती है, क्योंकि उसने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया कि आज स्कूल बंद है। तो 2 मील पैदल चलकर जाती है, देखती है स्कूल बंद है, तो फिर वापस 2 मील पैदल चलकर आती है। इस तरह से 4 मील वो पैदल चलती है। फिर वो लौट कर वापस आ जाती है। इसके बाद लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। ये लेखिका जो मृदुला गर्ग है, ये मानती हैं कि अपनी मंजिल पर चलने का, ठीक है, और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। तो समझ में आया? मेरे संग की औरतें जो संस्मरण है, इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के बारे में बताया है कि मेरे परिवार में जितनी औरतें हैं सभी को तो वो देखी नहीं होती हैं, लेकिन सुनी जरूर रहती हैं कि कौन कैसे था, उनसे इन्होंने क्या सीखा। इन सभी बातों को याद करके वो संस्मरण लिखती हैं, मतलब पन्ने पर लिखती हैं। संस्मरण का अर्थ होता है किसी घटना को याद करके लिखना, ठीक है। तो आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा, और जो आपकी कृतिका पुस्तक है उसमें पार्ट 2 जो दिया है ये मेरे संग की औरतें, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे तो पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका PDF भेज दिया जाएगा। इस सारांश को आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।